वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो परीक्षा में वाकई में पास होना चाह रहे हैं और वो यह जानना चाह रहे हैं कि इस बार परीक्षा में 2023 में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में यानी कि एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और क्वेश्चन के साथ साथ आपको उत्तर भी बताने वाला हूं, यानी कि आंसर भी आपको हम बताएंगे और पीडीएफ भी देंगे। कैसे देंगे ये जानकारी हम आपको आगे बताएंगे और कौन कौन से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एक भी मिनट के लिए स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्क करके, बहुत ही मेहनत करके ये आप सभी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। एक मान के चलिए कि लगभग प्रश्न इस वीडियो से आने वाले हैं, करीब 70 से 80%। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं। कौन से हैं? बीए सेकेंड सेमेस्टर के, जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र है, जिसको आप लोग राजनीति विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रश्न पत्र का नाम है यानी कि पेपर का जो नाम होता है उसका नाम है, सब्जेक्ट तो आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, राजनीति शास्त्र, और प्रश्न पत्र का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणा, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इसी से जुड़े सारे प्रश्न इसमें संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न हमने इस वीडियो में रख दिया कि राजनीति विज्ञान या फिर आप लोग कह सकते हैं राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान की हम आपको यहाँ पर परिभाषा बताने वाले हैं और आपको कैसे उत्तर लिखना है ये भी आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे राजनीति विज्ञान का कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा विषय या क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान में ये तमाम बातें शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान एक प्रकार का वह विज्ञान है जिसमें जो मनुष्य है वो एक राजनीति यानी कोई भी दल से, वो चाहे आपका बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां हों, ठीक है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते यानी कि जो समाज का इंसान है, ठीक है, उसके नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है, यानी राज्य को भी जानता है, ठीक है, और उसमें जो सरकार मतलब कि है, ठीक है, जो सरकार चलाती है सभी राज्य को या फिर राज्य को, ठीक है, वो और संस्था इन सभी का नॉलेज लेता है, इनका अध्ययन करता है, सीखता है, ठीक है, उसे ही हम विज्ञान कहेंगे, ठीक है, राजनीति विज्ञान, ठीक है। और यहाँ पर और भी पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान में तमाम बातें शामिल है और राजनीति विज्ञान में आप सभी को वैसे भी मालूम कि राजनीति में जो है ना बहुत सारी बातें शामिल ही आप सभी को मालूम है, ठीक है। पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा, जिस भी तरह आप लोगों को परिभाषा आती हो, जिस भी तरह आप तैयार कर पाएँ तैयार कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको बताना है, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में आप लोगों को लिखना है, ध्यान से सुनेंगे, कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन और एक काल्पनिक सिद्धांत है या इस मान्यता पर आधारित है कि राजा ईश्वर की रचना है। राजा ईश्वर की रचना है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा के माध्यम से ईश्वर पृथ्वी पर शासन करता है। राजा अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान है वो पृथ्वी पर एक प्रकार से राजा के रूप में या फिर एक उनकी छाया के रूप में जन्मे होते हैं या फिर एक प्रकार से पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है। तो वो जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, यानी कि जो ईश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे, वही राजा करेगा, ठीक है। और राजा के माध्यम से ईश्वर पृथ्वी पर शासन करता है, यानी कि राजा के माध्यम से जो भगवान है वो पृथ्वी पर राज करते हैं या फिर अपना जो शासन चलाते हैं, ठीक है। राजा अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है, यानी जो राजा होता है जितने भी उसके बाद पावर मिलती है फिर पावर प्राप्त करता है वो भगवान से प्राप्त करता है, ईश्वर से, ठीक है, ठीक है। केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है राजा, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, तय है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग इसका उत्तर, ठीक है। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य के कार्य बताइए, ठीक है। तो राज्य के कार्य जान लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो राज्य के कार्य आप लोगों के समझ तो कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना, यानी कि जो बाहर जो लोग आक्रमण कर देते हैं उनसे राज्य रक्षा करता है, ठीक है, राज्य रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा हो गया आंतरिक शांति, मतलब कि राज्य में शांति बनी रहनी चाहिए, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो बड़ा, ठीक है।
और न्याय व्यवस्था जो है, जो मतलब जस्टिस है, मतलब कि अगर आपस में किसी से लड़ाई हुई है या फिर उस तरह की कोई बात हुई है, ठीक है, तो जजमेंट होना चाहिए, न्याय को न्याय मिलना चाहिए, और जो अपराधी है उसे अपराधी जो किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा मतलब सभी को शिक्षा देनी चाहिए, वो गरीब हो अमीर हो किसी भी जात का हो, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, आपने सुना ही होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि सभी लोगों का जो स्वास्थ्य है, यानी कि कोई बीमार है तो उसको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि मान लीजिए वो किसी दूसरे धर्म का है या फिर किसी दूसरी जाति का है, या गरीब है अमीर है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक जैसा सभी के साथ इलाज होना चाहिए, ठीक है। और अगला है उत्पादन में वृद्धि, यानी कोई भी चीज़ अगर उत्पाद हो रहा है तो उसमें वृद्धि हो, तीव्रता हो, ठीक है। और बेसहारों का सहारा देना चाहिए, जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, या फिर जिसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, उनका सहारा बनना चाहिए, और मनोरंजन का भी प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कार्य हो गए राज्य के, तो आपको इस प्रकार लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न भैया कह रहा है कि स्वतंत्रता क्या है, या फिर स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं स्वतंत्रता के बारे में। वैसे भी आप लोग स्वतंत्रता शब्द आते ही आप लोगों के मन में एक अजीब से, मतलब कि एक अच्छी भावना आती है कि स्वतंत्रता मतलब कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी अपने देश में जो लीगल है वो कर सकते हैं, चाहे जहाँ भी जा सकते हैं, चाहे जो हम खरीद सकते हैं, चाहे जो हम पहन सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है कि स्वतंत्रता जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। लैटिन भाषा में लाइबर शब्द से बना है, ठीक है। कौन? लिबर्टी, जिसको स्वतंत्रता हिंदी में बोला जाता है, जिसका अर्थ है ठीक है, जिसका अर्थ उस भाषा में बंधनों का अभाव होता है। इस धारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का न होना, यानी कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न हो, मनुष्य जो चाहे कर सके, यानी किसी प्रकार के बाउंडेशन ना हो, या किसी प्रकार के फोर्स ना किया जाए कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर उसकी इच्छा है तो वो कर सकता है, नहीं है तो ना करे, किसी भी प्रकार का उसको बंधन नहीं है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ठीक है। अगला प्रश्न भैया कि राज्य के तत्व बताइए भाई। तो राज्य के तत्व कौन कौन से, चलिए जान लेते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं और समाजशास्त्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आप लोग बोल सकते हैं विद्वान हैं, डॉक्टर गार्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पर दिया गया है मनुष्य का समुदाय, और दूसरा आपका ये हो गया एक प्रदेश जिसमें वे अस्थायी रूप से निवास करते हैं, और तीसरा हो गया आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, और चौथा हो गया जनता की इच्छा को कार्य रूप में ठीक है प्रेरित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। तो ये प्रमुख तत्व हैं जो कि आपको तैयार कर लेना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध बताना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जान लेते हैं कि राजनीति विज्ञान इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ही डीपली, और एक दूसरे का बहुत ही पहले से संबंध है, ठीक है। क्योंकि अतीत के पैटर्न भविष्य का संकेत प्रदान करते हैं। वर्तमान को समझने और भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने और उन्हें भविष्य में विस्तारित करने से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध, अर्थशास्त्र में संबंध, समाजशास्त्र में संबंध, मनोविज्ञान में संबंध, इन संबंध जरूर पूछा जाएगा, इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एकात्मक शासन भैया क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो एकात्मक शासन के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जनरली कॉमन प्रश्न ये भी है, ठीक है। अक्सर परीक्षा में आता रहता है, पिछले साल भी आया था ये प्रश्न। आपको उत्तर लिखना है कि एकात्मक प्रणाली, यानी कि एकात्मक जो सिस्टम होता है राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है, मतलब कि एक सिस्टम है जिसमें संघीय राज्य के विपरीत अधिकांश या सभी शासकीय शक्ति केंद्रीकृत सरकार में रहती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि इस सिस्टम के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है, या उप इकाइयों, ठीक है, उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है, यानी कि जो, ठीक है, केंद्र की सरकार है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो प्रांतीय यानी जिस भी प्रांत में जो भी स्थान है, फिर जो भी लोग रह रहे हैं, स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कि जो केंद्र है, मान लीजिए आपके श्री, मान लीजिए कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उसके बाद राज्य के, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं आदित्यनाथ योगी जी। तो जो वहाँ से वो आदेश देंगे, ठीक है, जो लीगल होगा
वो राज्य सरकार को देंगे, ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार जो है वो आम जनता या फिर जिस भी सिटी में या जिस भी आप इलाके में रहते हैं उस हिसाब से आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, ठीक है, जानकारी कि ये आदेश दिया गया, आपको ये जो पालन करना होगा। उसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश देती है, ठीक है, यानी कि जो मुख्य सरकार है वो अपने नीचे वाले सरकार यानी कि राज्य सरकार को आदेश देती है या फिर आदेश पारित कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ लीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, एकात्मक प्रणाली, एक जैसी मतलब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संप्रभुता किसे कहते हैं और संप्रभुता के तत्व भी, लेकिन संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेश सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभुता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी देश, ठीक है, अपने आंतरिक और बाहरी मामलों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि अंदर से भी और बाहर से भी, यानी कि देश के अंदर से भी और देश के सीमाओं पे बाहर से भी, ठीक है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है और वह किसी विदेश सत्ता के अधीन नहीं, वो किसी विदेश का या ठीक है विदेश के अंदर काम नहीं कर रहा है, फिर विदेश का गुलाम नहीं है, वो स्वतंत्र है आंतरिक से, यानी कि देश के अंदर भी और देश के बाहर सीमाओं पर भी और समाज में भी। इसलिए उसको किसी भी सत्ता की आवश्यकता नहीं, किसी भी विदेश की सत्ता की। अगर कोई विदेशी सरकार ये निर्णय जारी करेगी तब ये देश की सरकार हमारी करेगी, ठीक है। तो कोई भी विदेश सत्ता के अधीन नहीं है, आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से या दोनों मामलों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है। वह देश अपनी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी दूसरे देश के उसके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर देश कोई नया नियम निकाल रहा है या फिर कोई नई तकनीक निकाल रही है या फिर कोई नया सिस्टम निकाल रहा है, ठीक है, तो उससे किसी भी अन्य देश को कोई भी मतलब नहीं है, वो चाहे आंतरिक रूप से हो या फिर बाहरी रूप से हो, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होगा संप्रभुता। अब जान लेते हैं कि उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, यानी कि राज्य का जो राज्य की उत्पत्ति है इस, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति की सबसे जो पुराना सिद्धांत है, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे पुराना सिद्धांत वो कौन सा जानते हैं। तो उत्तर में लिखना राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय शक्ति सिद्धांत सबसे प्रथम या पुराना सिद्धांत है। कौन सा? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्रथम है और पुराना भी है। या राज्य की दैवीय निर्मित अथवा ठीक है ईश्वरीय निर्मित संस्था मानता है। यह सिद्धांत हमें बतलाता है कि ईश्वर राजा के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, अतएव वह ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है, आम जनता के प्रति नहीं। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी है? भगवान के प्रति, ना कि जनता के प्रति है। ठीक है, तो ये है राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना और सबसे ठीक है प्रथम सिद्धांत, ठीक है, जो कि दैवीय उत्पत्ति है। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये सबसे पुराना है। अगला प्रश्न है कि भाई लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का अर्थ, बहुत तरीके के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आपको चलिए उत्तर बता दे रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन, ठीक है, एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। कहने का मतलब ये लोकतंत्र एक प्रकार का जो है सिस्टम है, ठीक है, व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें सभी जो जितने भी समाज में और अन्य जगह जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके पास समान अधिकार है, मतलब एक जैसे अधिकार हैं। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं तो आप दूसरा भी इंसान कर सकता है, दूसरा कोई कुछ और ने काम कर सकता है तो अगला, यानी कि सभी के पास बराबर अधिकार है, समान अधिकार है। ना किसी के पास ये मान लीजिए कि ये दूसरे धर्म का है तो इसके पास मान लीजिए कि दूसरे शहर जाने का अधिकार नहीं है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी भी जात किसी भी धर्म को आप एक शहर पे दूसरे शहर पे जो गवर्नमेंट की निगाह में लीगल है, सही है, उस हिसाब से आपके पास सभी अधिकार हैं, सब जगह आप जा सकते हैं, जो चाहे जो आप कर सकते हैं लीगली। ठीक है, और बताया जा रहा है कि एक अच्छा लोकतंत्र वह है, यानी कि एक अच्छा लोकतंत्र वह होता है जिसमें राजनीतिक यानी कि जो पॉलिटिक्स क्षेत्र हैं, जो आपके दल हैं, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई, यानी कि रुपये पैसे वाली भी, ठीक है, फाइनेंशियल भी, ठीक है, उसकी व्यवस्था भी की गई हो। और देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, कौन सी? लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र के अंदर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक चीज़ें सब इंक्लूडेड हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य की परिभाषा दीजिए। भाई राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा दीजिए।
तो हम आपको बता दें अरस्तु जो कि राजनीति शास्त्र के फादर हैं, गॉड हैं, पिता हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है प्रमुख हमारे विद्वान राजनीतिज्ञ हैं, यही हैं राजनीति शास्त्र के पिता। ठीक है, तो इनके अनुसार ही जान लेते हैं राज्य की परिभाषा। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना, जिसका महत्व एक सुखी सम्मानित मानव जीवन से है। यानी कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ है, यानी कि एक समूह है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं एकजुट है, जिसका उद्देश्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर यानी कि उसका उद्देश्य है एक पूर्ण यानी कि पूरा आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर डिपेंडेंट, ठीक है, प्राप्त करना है, जिसका महत्व सुखी यानी कि एक अच्छा और ठीक है सुख और अच्छा और बेहतर और ठीक है मतलब कि एक लग्जरियस लाइफ, एक मिडिल क्लास की मतलब कि सुखी, आप लोग सुखी हो, आपके पास पर्याप्त साधन हो, आपके पास हर चीज़ की उपलब्धता हो, आप यानी प्रकार से आप लोग सुखी जीवन जी रहे हों। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए भाई। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसका अर्थ बताइए। जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में धर्म को अलग करना, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। ठीक है, तो इसका सबसे पहले यही अर्थ होता है धर्म से अलग होना। ठीक है, और इसका कोई धार्मिक आधार भी नहीं है। ठीक है, जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के धर्म को अलग करना है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की कानून की परिभाषा बताइए भाई। कानून की परिभाषा आप जानते होंगे, इसका उत्तर लिख देना कि विधि। कानून एक संयम, ठीक है, संयम किसी नियम संहिता को कहते हैं, मतलब कि जहाँ पर एक जस्टिस या न्याय दिया जाए। ठीक है, नियम कानून से उसे नियम कानून कहेंगे, नियम संहिता को कहते हैं। विधि प्रायः भली भांति लिखी हुई दिशा व निर्देश के रूप में होती है। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। कुछ नियम कानून, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें होती है जिनको आप लोगों को राज्य जो दिए गए उन राज्य के अनुसार आपको पालन करना होता है। ठीक है, अगर आप उसका पालन कर रहे हैं तो बेहतर है। और जो कानून है वो सभी के लिए एक है। अगर आप न्याय वाला काम किए तो आपको न्याय मिलेगा, अगर अपराध वाला काम किए तो आपको अपराधी साबित किया जाएगा। ठीक है, इसी में अगला प्रश्न है राजनीतिक दल के बारे में भाई। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल के बारे में जानते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, या दल चुनावों उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राजनीतिक दल या फिर जो राजनीतिक पार्टी होती हैं वो ठीक है किसे कहते हैं। राजनीतिक दल जो है ना, लोगों का एक बहुत बड़ा और एक ऐसा सुसंगठित गुट है, यानी कि समूह है, जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमने आपस में विचार किया है, साझा किया है, ठीक है, ग्रुप में, उसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप वोट मांगने गए और दूसरा व्यक्ति वोट मांगने गए, फिर तरह पूरा समूह गया तो उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ वोट तो मिलेगा। ठीक है, और समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, मतलब कि एक जैसी राजनीतिक नज़रिया रखते हैं। ठीक है, और यह दल चुनावों में उम्मीद जो हर दल होते हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आपका अन्य भी जितनी भी पार्टियां हैं, ठीक है, वो आपका जैसे कि ये ममता बनर्जी वाला हो गया, और आपका ये क्या बोलते हैं झाड़ू, ठीक है, केजरीवाल, और अन्य भी सरकारें जैसे कि यूपी में मुलायम सिंह यादव की जो मतलब कि जो इसमें करंट में अखिलेश जी हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे के दल हैं। ठीक है, इनके जो उम्मीदवार हैं ये मतलब कि अगर अपना मतलब कि जब इनका अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खुद खड़े होते हैं, नहीं तो किसी न किसी उम्मीदवार को उतारते हैं, और उतरवाने के बाद अगर जीत जाते हैं तो उसके हिसाब से वो जो नियम कानून होते हैं उसको फॉलो करते हैं, और इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाजवादी से आप क्या समझते हैं, या फिर समाजवाद से क्या समझते हैं। तो जान लेते हैं समाजवाद क्या है। एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक तथ्य के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। बाकी जो समाजवाद है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इसका उत्तर जरूर।
अगला प्रश्न है कि न्यायाधीशों का कार्यक्रम यानी कि कार्यकाल कितना होता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो जज होते हैं, उनका न्याय मतलब कि उनकी जो मतलब कि कार्यक्रम होता है, जो उनकी अवधि होती है वो 65 साल तक होती है, ठीक है। 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, अगर उनकी इच्छा नहीं है मतलब कि अपने पद को छोड़ने की, तो 65 वर्ष तक वो पद पर रह सकते हैं, ठीक है। नारीवाद, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी एग्जाम के लिए, ओके। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। बस इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि मैंने आप लोगों के समस्त रखे हैं। लगभग पॉलिटिकल साइंस के जितने हाई लेवल का जनरली कॉमन प्रश्न थे आप लोगों के समस्त मैंने प्रस्तुत किए, और भी बाकी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हम आपको आने वाले दिनों में डिस्कस कराएंगे, एक महासंग्राम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।